हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। Good morning, sir. चलिए, तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने अपने सेक्स लिंक जीन म्यूटेशन को कवर किया था और उसमें आज हमें पढ़ना है एक्स सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स के बारे में। तो एक्स सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर बोल सकते हैं या फिर एक्स सेक्स लिंक जीन म्यूटेशन बोल सकते हैं। हम इसको हम आज स्टडी करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने वाई वाले जितने भी जीन म्यूटेशन थे उसको कवर कर लिया था। चलिए, तो यहाँ पर हम आज बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन म्यूटेशन और इससे होने वाले डिसऑर्डर्स को हम आज स्टडी करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहली डिजीज हमारे पास आती है फर्स्ट, वो है हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया को हम क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया की डिस्कवरी किसने करी थी? सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो डिस्कवर्ड बाय जॉन ऑटो ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और जो हीमोफीलिया है ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज। इसे ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रॉयल डिजीज। ये एक शाही बीमारी है। रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं? रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये सबसे पहले किस में दिखी गई थी? बिकॉज इट वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन क्वीन विक्टोरिया। सबसे पहले ये क्वीन विक्टोरिया में देखी गई थी, इसलिए इसको बोलते हैं रॉयल डिजीज। और जो क्वीन विक्टोरिया है वो इस बीमारी की कैरियर थी, तो इसलिए इसको हम रॉयल डिजीज बोलते हैं। ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ना जब हल्का सा भी कट लगता है
तो एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है और हमारा जो ब्लड है वो कोएगुलेट नहीं हो पाता, क्लॉट नहीं हो पाता। तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती तो ब्लड क्या होगा, एक्सेसिव लॉस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम जो ब्लीडिंग होगी उसके वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इसको हम ब्लीडर्स डिजीज बोलते हैं। अच्छा, ब्लड कोआगुलेशन क्या होता है, ये आप में से कौन बता सकता है, ब्लड कोआगुलेशन का मतलब क्या है? सर जी जैसे हमें चोट लगती है तो ब्लड ब्लड का आना बंद हो जाना, मतलब हाँ कोई मतलब जैसे कोई भी चोट लगती है तो उसके ऊपर वो जो खुंड आ जाता है उसे कोई भी। हाँ, उसे ब्लड क्लॉट बोलते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक थ्रेड लाइक या मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और ये जरूरी क्यों होता है, ताकि ये हमारी ब्लड सेल को ट्रैप कर सके, ताकि हमारी जो ब्लड सेल्स हैं उनका लॉस ना हो। इसको रोकने के लिए ब्लड कोआगुलेशन होता है। और ब्लड कोआगुलेशन के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो जीन से बनते हैं, स्पेशल जीन से बनते हैं। तो जो ब्लड कोआगुलेशन के लिए जो प्रोटीन बन रहे हैं वो प्रोटीन जीन से बनेंगे, तो इसके अंदर वो जीन अफेक्ट हो जाएंगे जो उन ब्लड कोआगुलेशन को के प्रोटीन्स को बनाते हैं, जो प्रोटीन्स ब्लड को क्लॉट कराते हैं। तो जब वो प्रोटीन ही नहीं बन पाएंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, इन दिस सॉरी इन दिस ब्लड क्लॉटिंग फेल, ब्लड क्लॉटिंग फेल्स। और फेल क्यों हो जाएगा, ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन responsible for formation of blood clotting protein। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं बन पाएंगे, जिसकी वजह से इनका जो ब्लड क्लॉटिंग है वो फेल हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो ये कौन कौन से प्रोटीन इसमें अफेक्ट हो सकते हैं, देखो पहला है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन, ये है आपका फैक्टर नंबर 8। ये नहीं बन पाता। अगर ये ना बने तो जो हीमोफीलिया होगा वो कहलाएगा हीमोफीलिया ए। दूसरा है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये है आपका फैक्टर 9, और इसका एक और नाम है, इट इज कॉल्ड क्रिसमस फैक्टर। अगर ये ना बने तो हो जाएगा हीमोफीलिया बी, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं क्रिसमस डिजीज, CHRI, क्रिसमस डिजीज। ये जो फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा ब्लड कोआगुलेशन, और वहां आपने ये बात भी समझी होगी कि ब्लड कोआगुलेशन के लिए 13 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फैक्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इन 13 फैक्टर में से साइंटिस्ट अब तक 12 फैक्टर को खोज चुके हैं, छठा फैक्टर अब तक डिस्कवर नहीं हुआ है। इसमें जो 8वां फैक्टर है उसे बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन, और 9वें फैक्टर को बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या क्रिसमस फैक्टर। तो ये सब किससे, ये फैक्टर क्या है, सर प्रोटीन है, जीन से बनेंगे। अगर इसका जीन अफेक्ट हो गया तो ये वाला फैक्टर नहीं बन पाएगा, तो हीमोफीलिया ए हो जाएगा। अगर इसका जीन अफेक्ट हो गया तो ये वाला फैक्टर नहीं बन पाएगा, हीमोफीलिया बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपके हीमोफीलिया। और इसमें एक लास्ट पॉइंट हम ये लिख लेंगे कि हीमोफीलिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम कर सकते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके आप क्या कर सकते हो, एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है वो, इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें ना यहाँ पर साइड में मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। वैसे कंडीशन हमने कल वाली क्लास में जब एक्स लिंक पढ़े थे तो वहां हमने कंडीशन भी समझी थी। तो कंडीशन क्या बनेगी, देखो अगर जो कंडीशन ये रहेगी, हीमोफीलिया का जो जीन होगा ना उसको हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एच से। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं, अगर जो एक्स एच रहेगा तो ये फीमेल कैसी हो जाएगी, ये डिजीज हो जाएगी, इसको बीमारी होगी। अगर जो ये रहेगा एक्स एच एक्स रहेगा तो ये फीमेल कैसी होगी, ये कैरियर होगी। और मेल में अगर एक्स एच वाई रहेगा तो मेल हमेशा क्या होगा, डिजीज। क्यों, क्योंकि मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इसलिए मेल इन डिसऑर्डर्स में हमेशा डिजीज्ड कंडीशन ही शो करेगा, अगर उसके ऊपर ये डिजीज वाला जीन है तो ये तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। इन पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमने पहली डिजीज पढ़ ली, हीमोफीलिया। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अपना डाउट रख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे नोट करिए। चलिए डन, सभी ने कर लिया नोट। ये आगे बात करते हैं हम लोग हीमोफीलिया के बाद। जो सेकंड डिजीज हमारे पास आता है वो है कलर ब्लाइंडनेस। नंबर 2 इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का एक और नाम है, इसको हम डाल्टोनिज्म भी बोलते हैं, या इसको हम प्रोटॉन डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी वही है, एक्स सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, डिस्कवर्ड बाय हेर्नर एंड विल्सन। हेर्नर और विल्सन ने इसकी डिस्कवरी करी थी। और इसमें होता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस में जिन पर्सन को कलर ब्लाइंडनेस होता है वो रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो इसमें हम ये लिख लेंगे, द सफरर, सफरर मतलब जिनको बीमारी है, कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर। ये रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। और इनमें जो रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है ये क्या है, ये मोर कॉमन है, ज्यादा यही देखा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो रेड कलर ब्लाइंडनेस है उसको एक नाम दिया गया है। तो रेड कलर ब्लाइंडनेस कॉल्ड, क्या बोला गया है इसको, रेड कलर ब्लाइंडनेस को बोला गया है प्रोटेनोपिया। प्रोटेनोपिया। जो ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस कॉल्ड, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को बोला गया है ड्यूटीरोनोपिया। ड्यूटीरोनोपिया। और जो ब्लू कलर ब्लाइंडनेस है, उसको क्या बोला गया है, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस को बोला गया है ट्रायटोनोपिया।
ठीक है, ये नाम आपको पता होने चाहिए। और एक बात और आपको याद होनी चाहिए, मतलब ऐसे ही आपको देखो ये तो अंडरस्टूड ही हो जाएगा आपको कि ऐसे पर्सन जिनको कलर ब्लाइंडनेस है उनको ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जॉब नहीं मिलती, ठीक है, तो वो वहाँ काम नहीं कर सकते, उनको ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जॉब नहीं मिलेगी। इसके अलावा पेंटिंग वगैरह में या डाई इंडस्ट्री में उनको काम नहीं मिलता, क्योंकि वो कलर को पहचान ही नहीं पाएंगे इसलिए। और कलर ब्लाइंडनेस को डायग्नोज करने के लिए हम इशियारा कार्ड का यूज करते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, कलर blindness can be diagnosed by Ishihara card. इशियारा कार्ड का यूज करते हैं। ये ना एक बुक टाइप होती है, बुकलेट, और इसके अंदर ना डॉट 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 हर कलर की डॉट डॉट लगे होते हैं, डॉट्स होते हैं, और कुछ कलर से जैसे ग्रीन से रेड से कुछ नंबर लिखे होंगे जैसे 1 2 3। तो आपको वो जब कार्ड दिया जाएगा तो उसमें कई सारे कलर होंगे और इसमें एक पर्टिकुलर कलर से कुछ नंबर बने होंगे, तो वो नंबर आपको देखने होंगे। अगर आप उन नंबर को पहचान पा रहे हो तो इसका मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, और अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो इसका मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस की कंडीशन भी हीमोफीलिया की कंडीशन की तरह सेम रहेंगी। इसके लिए जो जीन रहेगा उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देंगे। सर कहाँ चला गया ये, उसको हम क्या करेंगे, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कंडीशन ये बन जाएगी एक्स एक्स सी मतलब डिजीज, एक्स सी एक्स मतलब कैरियर, और मेल के लिए एक्स सी वाई मतलब डिजीज 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 कैरियर। तो ये हो गया आपका कलर ब्लाइंडनेस। ये आप लिख लीजिए कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, और किसी को कोई डाउट है इसमें तो आप लोग अपना डाउट रख सकते हैं, और फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ चलेंगे जो कि है नाइट ब्लाइंडनेस। चलिए, ऑल गुड, सभी ने ये नोट कर लिया होगा। तो अब हम बात करेंगे नाइट ब्लाइंडनेस की। जो नेक्स्ट हमारे पास आती है डिजीज वो है नाइट ब्लाइंडनेस। तीसरी बीमारी है नाइट ब्लाइंडनेस। का मतलब होता है इसमें ना दिखना हमें कम हो जाता है रात में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इसमें दो कंडीशन हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस की। दो तरह का हो सकता है, वो समझ लेते हैं पहले। टू टाइप हो सकते हैं इसके। पहला हो सकता है एक्वायर्ड नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये किस वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होता है एक्वायर्ड। और दूसरा है कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल में क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा रेटिनल सेल्स हैं या रोड सेल्स हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। इन दिस रोड सेल्स गेट अफेक्टेड। रोड सेल्स अफेक्ट क्यों होती हैं? देखो, रोड सेल के अंदर ना एक स्पेशल तरीके का पिगमेंट बनता है, वो एक प्रोटीन है जिसे बोलते हैं रोडोप्सिन। तो रोडोप्सिन बनाने वाला जीन अफेक्ट हो गया, जिसकी वजह से जो रोड सेल्स हैं वो अफेक्ट हो गई। और जब रोड सेल अफेक्ट हो गई तो फिर हमको जो है विजुअल जो है नाइट में जो हमारा विजन है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो आप ये नाइट ब्लाइंडनेस भी नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे चलिए देखिए, तो ये हमने कवर कर लिया नाइट ब्लाइंडनेस भी। अब हम फोर्थ डिजीज की तरफ चलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस के बाद, और वो है
फोर्थ वन इज G6PD डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट, और वहां आपने पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल, या आपने जब क्रेब्स साइकिल पढ़ा था तो उसमें एक एंजाइम आया था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। क्रेब्स साइकिल हमने पढ़ा, हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा। तो रेस्पिरेशन के अंदर ये प्लांट यूज होता है, ठीक है। तो सेम जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो तो हमारी बॉडी के अंदर भी होगा। तो होता क्या है इसमें, जो ये एंजाइम है G6PD को बनाने वाला जो जीन है वो अफेक्ट हो गया। जब वो अफेक्ट हुआ तो बॉडी में G6PD एंजाइम नहीं बनेगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इन दिस डिजीज द जीन responsible for production of G6PD, इसके ब्रैकेट में इसकी फुल फॉर्म लिख लो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस गेट अफेक्टेड। ये अफेक्ट हो गया, और ड्यू टू दिस, इसकी वजह से क्या होगा, दिस एंजाइम डू नॉट प्रोड्यूस। अब ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो जब ये एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो इससे क्या होगा, इस एंजाइम के एब्सेंस में जो हीमोग्लोबिन है वो क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आरबीसी है वो ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम हीमोग्लोबिन बिकम क्रिस्टलाइज, ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा, एंड आरबीसी रप्चर कर जाएंगे, ठीक है। और जब आरबीसी ही रप्चर हो जाएंगी तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, मर जाएगा पेशेंट। तो ये हमने फोर्थ डिजीज पढ़ ली, G6PD डेफिशिएंसी। इसको भी आप लिख लीजिए, फिर हम फिफ्थ डिसऑर्डर की तरफ चलते हैं। चलिए, तो ये चौथी डिजीज भी हमने कवर कर ली है। अब हम फिफ्थ डिसऑर्डर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है हमारा डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर फिफ्थ डिजीज की, और वो है डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसे हम डिस्ट्रॉफी में ना यहाँ पर TY आएगा, और इसको हम DMD भी बोलते हैं शॉर्ट में, DMD, डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो अगर हम DMD की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक प्रोटीन होता है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। और ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या करता है, ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन सेल सिग्नलिंग का काम करेगा, नर्व सिग्नलिंग का काम करेगा, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन रिलीज होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो अगर जो जीन है जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बना रहा है, देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है समझ लेते हैं यहाँ पर, कि एक प्रोटीन है
डिस्ट्रोफिन। ये प्रोटीन एक जीन से रिलीज होगा। ये वो जीन है जो कि क्या करेगा, जो कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है। और ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या करता है, जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है ये है फॉर नर्व सिग्नलिंग के लिए। नर्व सिग्नलिंग होगी, जिससे क्या होगा फाइनली, फिर जो कैल्शियम है, कैल्शियम आयन ये रिलीज होंगे और इनसे होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है जी। अब देखो जी, अब ये जीन जो है जी अफेक्ट हो गया, गेट अफेक्टेड, जीन अफेक्ट हुआ। तो जीन के अफेक्ट होने से क्या हुआ, ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं बना, तो सेल सिग्नलिंग, नर्व सिग्नलिंग नहीं हुई, कैल्शियम रिलीज नहीं हुआ, मसल कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं। तो समझ में आ गया आपको, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में इसकी वजह से जो हमारे मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो बस ये बना लीजिए, आप बना लीजिए इसको। और ये हमने पांचवी डिजीज पढ़ ली, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो इसी के साथ हमारे जो एक्स सेक्स लिंक रिसेसिव जीन म्यूटेशन है वो भी यहाँ पर कवर होते हैं, समाप्त होते हैं। अब एक डिजीज है जो हमें नोट करके समझनी है, ये सबसे अलग है, इसको किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, तो ये लिख लिया है आपने। अब एक डिजीज है, नोट करके इसको आप लिखिएगा, और ये है अल्जाइमर डिजीज। इस पे से कई बार क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है। अल्जाइमर डिजीज, देखो अल्जाइमर डिजीज क्या होती है। अल्जाइमर डिजीज एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, मतलब इसमें नर्व्स और मसल्स अफेक्ट होते हैं, और इसका जो रिस्पॉन्सिबल जीन है वो 19वें और 21वें क्रोमोसोम पे देखा जाता है। द रिस्पॉन्सिबल जीन located on chromosome 19 and 21, 21वें और 19वें क्रोमोसोम पे है, 19, 21। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इसके बाद इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारी नर्व्स हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, और होगा क्या, जो हमारा ब्रेन है इसके अंदर क्या होता है, in this disease पैचेस, या बोल सकते हैं हम लोग प्लाक, ठीक है, प्लाक ऑफ बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन्स डिपॉजिट हो जाते हैं, किसमें, डिपॉजिटेड इन ब्रेन। तो इसमें ब्रेन में ना ये प्लाक इकट्ठे हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और इसमें एक पॉइंट जो आपको नोट करके याद रखना है वो ये है कि भाई जो पर्सन डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड होते हैं उनमें अल्जाइमर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए इसमें नोट में, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, the person suffering from Down syndrome have more chances to get Alzheimer disease, have more chances to get Alzheimer disease. उन्हें सर डाउन सिंड्रोम की बात बोलना एक बार से। the person suffering from Down syndrome have more chances to get Alzheimer disease.
एक छोटा सा पॉइंट इसमें और लिखिए, बहुत छोटा सा। इट इज अ न्यूरोमस्कुलर degenerative disorder. It is a neuromuscular degenerative disorder. और फिर इसका सिम्टम लिख लो एक, लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी, इसमें ना याददाश्त चली जाएगी। तो ये हमने सारे डिसऑर्डर्स कवर कर दिए। तो आज हमने अपने सारे डिसऑर्डर्स को कवर कर लिया है। अब हम कुछ टॉपिक्स को और स्टडी करेंगे और उसके बाद इन पे आने वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो एक छोटा सा हम टॉपिक, दो छोटे से टॉपिक हम और देख लेते हैं, जिसमें से एक है बार बॉडी। तो अब हमारे पास एक टॉपिक आता है बार बॉडी। देखिए, ये बार बॉडी क्या होती है। अगर हम बार बॉडी की बात करें तो बार बॉडी को एक नाम और दिया गया है, ऑल्सो कॉल्ड ड्रम स्टिक। इन्हें ड्रम स्टिक भी बोला गया है। जो होता है ना ड्रम बजाने वाली जो लकड़ियां होती हैं, उनकी तरह दिखते हैं ये एक्चुअल में है क्या। जैसे हमने एक फीमेल सेल को आइसोलेट किया, फीमेल सेक्स सेल को निकाला है या फीमेल सेल को आइसोलेट कर लिया, ठीक है। इस सेल में से क्या करेंगे, हम इसका न्यूक्लियस निकालेंगे और इसको स्टेन करेंगे। हम स्टेन किया ओरिसिन डाई से, ओरिसिन डाई से स्टेन कर दिया। जब ओरिसिन डाई से स्टेन करेंगे तो इसके अंदर जो एक्स बॉडी है, हमें एक्स बॉडी पिगमेंटेड दिखाई देगी। तो इनमें एक एक्स बॉडी तो ऐसी दिखाई देगी ड्रम स्टिक की तरह या हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में, और एक जो है वो नॉर्मल दिखाई देगी यूक्रोमेटिन की फॉर्म में। अब आप मुझे पहले ये बता दो हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन क्या होते हैं। अगर आपको ये क्लियर है तो फिर आपको बार बॉडी भी क्लियर है। नहीं है ये क्लियर है ना। देखो, हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब होता है कि इसमें जो क्रोमोसोम होता है ना, जब जैसे ये डीएनए है, डीएनए ऐसे रहेगा, डीएनए एक प्रोटीन के साथ मिलेगा, हिस्टोन प्रोटीन, और कॉइल्ड होगा, और कॉइल्ड होके ऐसे क्रोमोसोम बनाएगा। तो कुछ जगह पे क्या होगा, ये कंडेंस हो गया, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हो गया है, और कुछ जगह आपको दिख रहा है ये लूजली पैक है। जैसे पतंग उड़ाते हैं हम, और फिर सद्दी को क्या करते हैं, जो डोरी होती है उसको एक चरखी में लपेटते हैं। तो आप देखते हो कि कई जगह तो जो आप डोर को लपेट रहे हो वो बहुत टाइटली होगा और कई जगह पर वो लूजली होगा। तो जो डीएनए में या क्रोमोसोम में जो लूज पैक पोर्शन होता है, ये कहलाता है आपका डीएनए का लूज पैक पोर्शन, ये कहलाता है आपका यूक्रोमेटिन। और जो टाइटली पैक हुआ है ये कहलाता है हेटेरोक्रोमेटिन। तो उसी तरह किसी भी फीमेल के अंदर या किसी भी फीमेल की सेल के अंदर एक तो एक्स क्रोमोसोम होगा फंक्शनल, और बाकी जो एक्स क्रोमोसोम होंगे वो टाइटली पैक हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में, टाइटली पैक हो जाएंगे। हेटेरोक्रोमेटिन का मतलब है टाइटली पैक, टाइटली पैक्ड या फिर कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड हो गए। तो जो टाइटली पैक हो गए या कंडेंस हो गए वो बिल्कुल ड्रम की जैसी स्टिक होती हैं, ऐसी स्ट्रक्चर इसकी एक्स बॉडी की शो होगी। तो इसे बोला जाएगा बार बॉडी, इसको बोलेंगे बार बॉडी। तो अगर जो बार बॉडी जो मैंने समझाया बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है तो मैं इसके बारे में लिखवा देता हूँ, और अगर आपको समझ में नहीं आया है, हाँ बोलिए मनोज। रिपीट कर दो सर। ओके, देखो हमने क्या करा, ध्यान से सुनिए। हमने फीमेल की एक सेल निकाली और उस सेल पे हमने एक डाई डाल दिया, ओरसिन डाई।
जब ओरसिन डाई डाला तो उसके अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है, एक फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे ना, तो जो उसके जो एक्स क्रोमोसोम है वो हमें कैसे दिखाई दिए? एक तो हमें ड्रम स्टिक की तरह दिखाई दिया जो टाइटली पैक है, कंडेंस है, जिसे हम हेट्रोक्रोमेटिन बोल रहे हैं, और एक हमें लूजली पैक दिखाई दिया जिसे हम यूक्रोमेटिन बोल रहे हैं। जो लूजली पैक वाला है ये तो फंक्शनल रहेगा, इसके अंदर जीन होगा, ये अपना काम करेगा नॉर्मल। जो बार बॉडी है, जो एक्स क्रोमोसोम की जो दूसरी फॉर्म हमें दिखी, जो ड्रम स्टिक की तरह दिखी, उसे हमने बोला है बार बॉडी, जो बहुत टाइटली पैक हो गया है। और जब टाइटली पैक हो जाता है डीएनए प्रोटीन के साथ तो वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा, तो बार बॉडी नॉन फंक्शनल होगी। समझ में आ गई बात आपको? क्लियर है सभी को? ये किसी को डाउट तो नहीं है? अब चलिए लिखिए बार बॉडी के बारे में फिर। बार बॉडी के बारे में लिखिए। इट इज कंडेंस्ड, it is condensed or inactive heterochromatin form of one X chromosome in the nuclei of female, in the nuclei of female. नेक्स्ट में लिखिए। फिर से बोलना सर, एक बार रिपीट करना। ओके, इट इज inactive heterochromatin form of one X chromosome in the nuclei of female. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। This heterochromatin form is appear like drumstick. Hence, it is also called bar drum or bar body. Hence, it is also called bar drum और bar body, या फिर ड्रम स्टिक भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इट इज ऑब्जर्व by staining with, it is observed by staining with Orsin dye. It is observed by staining with Orsin dye. ठीक है, और ये बातें लियोन ने बताई थी। इसके बाद नंबर ऑफ बार बॉडी अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ बार बॉडी कैसे निकालोगे, इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम में से एक माइनस कर दो तो बाकी जितनी बचेंगी वो सब बार बॉडी होंगी। क्लियर है? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका आगे यूज होगा। अब हम इसके बाद, जैसे हमने एक्स क्रोमोसोम की बात कर ली, वाई बॉडी की बात कर ली, अब हम एक्स बॉडी की बात कर ली ना, बार बॉडी की, अब हम वाई स्पॉट की भी बात कर लेते हैं। तो अब हम समझते हैं इसके बाद वाई स्पॉट। वाई स्पॉट क्या होता है?
यदि हम क्या करें, जैसे हमने फीमेल सेल निकाली थी वैसे हमने मेल सेल निकाला, और मेल सेल को भी हम क्या करेंगे, एक स्टेन से डाई करेंगे, और वो स्टेन कौन सा है, वो डाई कौन सी है, वो है आपकी क्विनाक्राइन मस्टर्ड डाई। इससे हम क्या करेंगे, जो मेल सेल है उसको हम डाई कर देंगे, तो फ्लोरोसेंट कलर देगा ये, मतलब फ्लावर जैसा एक कलर हमारे पास में आएगा जो हमें रिप्रेजेंट करता है वाई क्रोमोसोम को, और वाई क्रोमोसोम को ही हम वाई स्पॉट बोलते हैं। और वाई स्पॉट निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वाई स्पॉट इक्वल टू नंबर ऑफ वाई क्रोमोसोम। जितने वाई क्रोमोसोम होंगे उतना ही क्या होगा, वाई स्पॉट होगा। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। देखिए इसके बारे में, वाई स्पॉट के बारे में। वाई स्पॉट is Y spot is also called Y chromosome. Y spot is also called Y chromosome, and it is observed by staining male cell with quinacrine mustard dye. Quinacrine mustard dye. Then it gives fluorescent color, FLUROSCENT, फ्लूरोसेंट कलर। ठीक है, और फिर इसका लिख लो फॉर्मूला, नंबर ऑफ वाई स्पॉट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ वाई क्रोमोसोम जितने होंगे वो बताएगा नंबर ऑफ वाई स्पॉट को। तो ये हमने कवर कर लिया अपना वाई स्पॉट भी। तो वाई स्पॉट हो गया, एक्स और बार बॉडी हो गया, दोनों बातें क्लियर हो गई। अब हम एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, देखिए एक टेबल बनाते हैं हम लोग, जिसमें एक तरफ आता है सीरियल नंबर, दूसरी तरफ लिखते हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म। इस टेबल से हमें ये पता चल जाएगा कि किस ऑर्गेनिज्म में कितनी बार बॉडी है, कितने वाई स्पॉट हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं जेनेटिक कॉम्पोजिशन, यहाँ हम लिखते हैं बार बॉडी, यहाँ हम लिखते हैं वाई स्पॉट। ठीक है, तो जैसे पहला जो ऑर्गेनिज्म हम लेके चलते हैं वो क्या है, मान लीजिए इसको है टर्नर सिंड्रोम है, अब आप ये पढ़ चुके हो इसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन, और यहाँ पर आपको सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम ही देखने हैं। तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या है इसका, सेक्स क्रोमोसोम का, एक्स और 0। तो एक्स और 0 है, तो बार बॉडी कितनी होगी, निकालने का तरीका क्या है, टोटल नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, इसके अंदर एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उसमें से एक माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, बार बॉडी इसके अंदर होगी 0, और वाई क्रोमोसोम तो है ही नहीं, तो वाई स्पॉट क्या हो गया, 0। ये बात क्लियर हो गई। सेकंड देखिए, अब सेकंड है क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम, और इसका कॉम्पोजिशन पता है आपको क्या है, एक्स एक्स वाई। तो इसमें 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, एक हो गई बार बॉडी, और वाई क्रोमोसोम जितने होंगे उतना ही वाई स्पॉट होगा, तो एक हो गया वाई स्पॉट। बोलिए किसी को कोई डाउट है तो बताइए। तीसरा है आपके पास नॉर्मल मेल। अगर हम नॉर्मल मेल की बात करेंगे तो इसके अंदर एक्स वाई कंडीशन रहेगी, 0 1। शाबाश, नॉर्मल है तो एक्स वाई कंडीशन है, तो बार बॉडी तो 0 हो गई और वाई स्पॉट 1 हो गया। नॉर्मल फीमेल का बताओ फिर,
10। एक्स एक्स हो जाएगा तो 1 0 हो जाएगा। इसी के बाद फिर हम नेक्स्ट समझ लेते हैं नंबर 6। हम लोग समझते हैं जैकब सिंड्रोम। जैकब सिंड्रोम में क्या रहता है, एक्स वाई वाई रहता है, तो बार बॉडी तो 0 हो गई, 0 2। ठीक है, और ये क्या हो गया 2। फिर इसके बाद आता है हमारे पास में एक हमने समझा था ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, जिसमें 3 एक्स हो जाएंगे। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम एक्स एक्स एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये बार बॉडी कितनी हो जाएंगे इसमें 2 2 0। और एक्स बॉडी कितनी है 0। अगर जो हम ये देखें कि भाई टेट्रासोमिक सुपर फीमेल देखें, अगर टेट्रासोमिक सुपर फीमेल, टेट्रा का मतलब 4, तो एक्स 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 एक्स, तो इसमें कितनी हो जाएंगी बार बॉडी 3 और ये 0। क्लियर है ना, अब ये सारी बातें समझ में आ गई आपको। मैं इसको ऊपर वाले को रब कर रहा हूँ, टर्नर सिंड्रोम को। अब देखिए इसमें 10th अगर देखें हम, तो हो जाएगा पेंटासोमिक सुपर फीमेल। अगर देखेंगे पेंटासोमिक सुपर फीमेल की अगर बात करें, तो इसका जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या है, एक्स 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 एक्स, 5 एक्स हो गए, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर 4 0। 4 0। और अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे, तो डाउन सिंड्रोम में क्या आ जाएगा, डाउन सिंड्रोम, इसमें ना 2 कंडीशन बनती हैं। देखो एक क्या बनती है, एक बनती है 44 मेल के लिए 44 प्लस एक्स वाई प्लस 21, और फीमेल के लिए क्या बनती है 44 प्लस एक्स एक्स प्लस 21। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल वाले में बताओ क्या आ जाएगा, बार बॉडी कितनी होगी 0 वाई स्पॉट 1, फीमेल वाले में बार बॉडी 1 वाई स्पॉट 0, ठीक है। ये दोनों भी नोट कर लीजिए। तो ये हमने पूरी टेबल समझ ली। तो यहाँ से ना अब क्या होगा, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये कंडीशन है, इसमें बताइए बार बॉडी कितनी है। तो आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, आप चाहो तो इस टेबल को याद करके भी बता सकते हो। तो ये हमने समझ लिया बार बॉडी का केस। तो कल हम जब क्लास में मिलेंगे तो हम लोग अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल हम काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ। तो जिन बच्चों के पास मॉड्यूल है उनके लिए बहुत सारा काम है, तो प्लीज आप लोग नोट करें। जो आपका होमवर्क है वो आप लोग नोट कर लेंगे। आपका जो मॉड्यूल 2 है, रेडियंट क्लासेस का जो प्री मेडिकल टेस्ट वाला बायोलॉजी का मॉड्यूल है, मॉड्यूल 2, उसमें आपको जाना है एक्सरसाइज 1 में, जेनेटिक्स की एक्सरसाइज 1 में जाना है, और इसका पेज नंबर है 36 से शुरू है ये। तो एक्सरसाइज 1 में आपको करने हैं क्वेश्चन 1 से लेकर 1 से लेकर 137 तक, 1 to 137 तक क्वेश्चन करने हैं आपको। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास आएगा पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 पर क्वेश्चन है, और ये आप लोगों को करने हैं 213 से 234 तक, ठीक है जी। और फिर क्या करोगे, भाई इतना ही कर लो। 137 क्वेश्चन ये हैं, और 213 से 234 तक क्वेश्चन ये आप कर लेना। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से हो जाएंगे, और जो भी डाउट रहे तो आप अपने डाउट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग जितने भी टॉपिक हमने पढ़े हैं उस पर कुछ जो क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं इनके ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर, या हम बोलेंगे हीमोफीलिया के ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सिकल सेल एनीमिया क्वेश्चन कैसे आता है, ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करते हैं वो तरीका सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो 1000 रुपए